नमस्कार। श्री राम पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जे.आर. कडेला आज अपने ज्योग्राफी की क्लास में बात कर रहे हैं। सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी और एमए के लिए जियोमॉर्फोलॉजिकल जो बुक है उसके चल रहा था टॉपिक अपना, और जो हमारे पीछे क्लास चल रही थी वो था भूकंप पर अपने बात कर रहे थे, और हमारी ज्वालामुखी पूर्णतः कंप्लीट हो गई थी। और उसके बाद हम भूकंप टॉपिक चल रहा था, और भूकंप के अंदर हमारा आज जो शेष जो पार्ट बचा हुआ है वो है भूकंप छाया क्षेत्र। भूकंप छाया क्षेत्र कंप्लीट करने के बाद हम बात करेंगे सुनामी। सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमारा भूकंप है, भूकंप मैंने आपको बताई थी। भूकंप जो है उसको इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं, और भूकंप जो है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए सबसे बेहतर है। अगर हम बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारगर कौन सा होता है, अगर आपके ऑप्शन में ज्वालामुखी, उल्कापिंड, भूकंप सभी चीज़ें दी हो तो आप क्या करोगे, उसको भूकंप पे टिक करोगे। मेरे कहने का तो मैंने भूकंप से हमें अच्छी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। सर्वोत्तम जो जानकारी प्राप्त होती है वो भूकंप से प्राप्त होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि भूकंप और ज्वालामुखी में अंतर इतना ही होता है कि जब मैग्मा बाहर आ जाता है धरातल के ऊपर तो वो ज्वालामुखी विस्फोट होता है। अगर पृथ्वी के धरातल को तोड़ कर बाहर न आए या कहीं ज्वालामुखी आई हो और उसकी कंपन यहाँ तक हो तो वो कंपन जो होता है वो भूकंप होता है। माने हम कह सकते हैं पृथ्वी के अंदर जो कंपन होता है उससे अपने क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और पृथ्वी के कंपन होने से पृथ्वी के ऊपर जो अपने भूदृश्य हैं उनमें असंतुलन पैदा हो जाता है और वो धराशायी हो जाते हैं, तो वो भूकंप होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि भूकंप का कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं है, भूकंप का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन भूकंप आज धरातल के ऊपर जो आज व्यक्ति ने अपनी रोज़मर्रा की आवश्यकता के लिए जो इन वस्तुओं का निर्माण किया है, विनाश उससे ज़्यादा होता है। माने हम कह सकते हैं आज जो भवन निर्माण किया है या जो भी आज मानव ने इस धरती पे बनाया है उसके मलबे के नीचे दबने से या मलबे के प्रभाव में आने से व्यक्तियों की दुर्घटना ज़्यादा होती है। अगर भूकंप जो है, जैसे हम एक खेत में खड़े हैं, आसपास कुछ भी नहीं है, तो भूकंप आएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर गिर जाएंगे। जैसे भूकंप का झटका में शांत होगा तो हम खड़े होकर अपना काम कर सकते हैं। माने खुले क्षेत्रों में भूकंप का प्रभाव बिल्कुल ही कम होता है। जो जितनी अधिक जनसंख्या होगी, जितना सघन बसा हुआ क्षेत्र होगा, भूकंप का जो नुकसान होगा उस क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं भूकंप के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था भूकंप के अंदर तरंगें होती है, और भूकंप के अंदर जो तरंगें होती है या हम कह सकते हैं जो तरंगें होती है वो PSL होती है। क्या होती है? PSL। मैंने PSL तीनों तरंगों के बारे में आपको अच्छे से बता दिया। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो आप PSL मेरा भूकंप वाला जो पिछला वीडियो है आप उसको देखिए। P तरंग के बारे में मैंने बताया था, ये प्राथमिक तरंग है, ये ध्वनि तरंग के समान है, ये ठोस, गैस, द्रव तीनों में गति कर सकती है। ये तीनों तरंगों में सबसे तेज गति की तरंग है, ठीक है। धरातल पर ये सबसे पहले पहुंचती है, सबसे ज़्यादा गति इसी की होती है। लेकिन इतना ध्यान रखना, ठोस में P तरंग की गति सर्वाधिक होती है। ये P तरंग के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको S तरंग के बारे में बताया था। P तरंग के बाद S तरंग जो धरातल पर प्रकट होती है, दूसरी जो तरंग आती है वो S तरंग होती है। लेकिन ये इतनी है कि ये केवल ठोस में जा सकती है, द्रव और गैस में ये लुप्त हो जाती है, ठीक है। ये सेकेंडरी तरंग होती है, इसको अपने द्वितीयक तरंग कहते हैं। ये प्रकाश तरंग के समान होती है, ठीक है। P और S जो तरंग होती है, ये P तरंग होती है ध्वनि तरंग के समान होती है, लेकिन S तरंग जो होती है प्रकाश तरंग के समान होती है, ठीक है। लेकिन अधिक गहराई में या द्रव में जाने पर ये लुप्त हो जाती है। L तरंग के बारे में बताया था मैंने, ये बताया था लाइन तरंग है, लाइन सीधी चलेगी, सीधी तरंग कहते हैं, इसे लाइन तरंग कहते हैं। और ये जो है वो धरातल के ऊपरी भाग, माने सरफेस जो होता है अपने धरातल का ऊपरी भाग होता है, ये धरातल के ऊपरी भाग में चलती है। अधिक गहराई में जाते ही ये भी लुप्त हो जाती है, सीधी चलती है, ठीक है। तो ये अधिक गहराई में नहीं चलती, लेकिन ये धरातल के ऊपरी भागों में चलती है। और इसलिए जो सर्वाधिक ज़्यादा नुकसानदायक होती है, सर्वाधिक जो विनाशकारी तरंग होती है वो L तरंग होती है। आगे हम बात कर रहे हैं आज भूकंप छाया क्षेत्र। अलग अलग तरंगों का अलग अलग क्षेत्र है भूकंप छाया क्षेत्र। भूकंप छाया क्षेत्र, भूकंप छाया क्षेत्र देखिए अलग अलग है। जैसे हम बात करते हैं
पी तरंगों का भूकंप छाया क्षेत्र बनाएंगे और एस तरंग का भूकंप छाया क्षेत्र बनाएंगे। तो इनका जो छाया क्षेत्र है वो अलग अलग होता है। हम बात करते हैं 103 से 143 और 103 से 143। ये हमारा 103 से 143। अगर आपको 105 से दे रखा है तो 145 और ये भी 103 से 143। ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या है, हमारा करोड़ है, ये क्या है, करोड़ है। ठीक है। अब देखिए हमारी जो पी तरंगे हैं, ये पी तरंग है, पी तरंग है और पी तरंग जो है वो ऐसे निकलती है। यहां तक और इधर भी एक 103 डिग्री। ठीक है। इसके बाद ये जो एरिया है, ये जो, इसके बाद सीधी भूकंपीय तरंग यहां आएगी। ठीक है। अब मेरा कहने का अर्थ ये हो गया, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये, ठीक है, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ठीक है, ये भूकंपीय जो तरंगें होती है उनका छाया क्षेत्र होता है। पी तरंगों का भूकंपीय छाया क्षेत्र है ये जो मैं ब्लैक ब्लैक कर रहा हूँ, ये जो ब्लैक ब्लैक वाला भाग है, ये पी तरंगों का क्या हो गया, भूकंपीय छाया क्षेत्र हो गया। और इधर भी यही वापस फिर, ठीक है, ये जो है ये पी तरंग का भूकंप छाया क्षेत्र, पी तरंग का भूकंप छाया क्षेत्र है। और ये देखिए क्या होता है, यहाँ ये जो है ये तरंगें सीधी निकल जाती है, ठीक है ना, पृथ्वी की आकृति जियोड होने के कारण ये नीचे से आकृतियाँ सीधी निकल जाती है। यहाँ भूकंप छाया क्षेत्र है, ये हमारा क्या हो गया, पी तरंग का भूकंप छाया क्षेत्र, भूकंप छाया क्षेत्र। माने कहने का अर्थ है 103 से 143 के बीच में और इधर भी 103 से 143 के बीच में, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पी तरंग का भूकंप छाया क्षेत्र है, भूकंप छाया क्षेत्र है। भूकंप छाया क्षेत्र का अर्थ है कि ये जो 103 से 143 के बीच में पी तरंगें नहीं आ पाती, पी तरंगें नहीं आएगी, भूकंप नहीं आएगा, तो ये पी तरंगों का भूकंप छाया क्षेत्र है। लेकिन ये बीच में करोड़ को पार कर सकती है, जो करोड़ वाला पार्ट है उसको पार कर सकती है और सीधी पृथ्वी के आर पार हो रही है। तो ये हमारा 103 से 143 दोनों तरफ ये हमारा भूकंप छाया क्षेत्र बन गया है। तो देखिए भूकंप लेखी यंत्र सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ जो स्थान से आने वाले भूकंपीय तरंगें होती है उसको अधोलिखित किया जाता है, और जहाँ पर भूकंपीय तरंगें अभिलिखित नहीं होती ऐसे क्षेत्रों को भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। भूकंप अधि केंद्र, भूकंप जो होते हैं वो अधि केंद्र पर आएगा। फिर क्या होगा, भूकंप अधि केंद्र से 103 से 145 डिग्री के बीच में भूकंपीय छाया क्षेत्र बनता है, जहाँ पी तथा एस तरंगे, ना तो देखो इसके ऊपर ना तो पी तरंगे आएंगी और ना एस आएंगी। यहाँ एक बात ध्यान रखना, ना पी आएगी, यहाँ पर तो कोई भी भूकंपीय तरंगे नहीं आएगी, ना पी आएगी ना एस आएगी। इसके बाद में क्या होता है, आगे देखिए पी तथा एस तरंगे नहीं आ पाती। ठीक है। अब क्या होता है, भूकंप लेखी जो हमारा भूकंप अधि केंद्र से 103 से 103 के भीतर किसी भी दूरी पर पी तथा एस तरंगें अभिलिखित नहीं होती, जबकि भूकंप लेखी
अधिक केंद्र से 145 से परे और 145 से आगे जो है हमारा 145 से 145 के बीच में पी तरंगे पहुंच जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए मैं बता रहा हूँ एस तरंगों का भूकंप छाया क्षेत्र। तो एस तरंगों का जो भूकंप छाया क्षेत्र है वो मैंने ये बनाया, वो सेम डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 103 डिग्री से 103 डिग्री, ठीक है, यहां तक तो देखो भूकंपीय तरंगे एस आएगी, सारी आएगी भूकंपीय तरंगे जो होती है, ठीक है। लेकिन 103 से लेके 103 तक, 103 से 103 तक, यहां से यहां तक ये एस तरंग का भूकंप छाया क्षेत्र बनता है, छाया क्षेत्र बनता है 103 से 103 के बीच में। देखिए यहां से ये जो है यहां से यहां तक, माने इससे नीचे भूकंप नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमने बनाया था, ये हमारा 103 से 103 हो गया, इसको थोड़ा और ऊपर कर लो, 103 से यहां तक और यहां तक, ठीक है। 103 से 103 डिग्री से 103 डिग्री तक जो हमारा है वो भूकंप छाया क्षेत्र बनता है ये, ठीक है। ये है एस तरंग का भूकंप छाया क्षेत्र, भूकंप छाया। देखिए 103 से 103 के बीच में जो है ये हमारी भूकंपीय एस तरंगे नहीं आ पाती, जबकि पी तरंग जो है वो 103 से 143 और 103 से 143 जो है वो भूकंप। अब सबसे बड़ा भूकंप छाया क्षेत्र किसका है, इसका है, सबसे बड़ा भूकंप छाया क्षेत्र, सबसे बड़ा भूकंप छाया क्षेत्र है वो इसका है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 103 से 103 हो गया, 103 से 143, ठीक है, 103 से 143, 103 से 143, और एस तरंगे जो है वो एस तरंगों का हो गया। ये मैंने पी तरंग के बारे में बताया था, ये एस तरंगों का भूकंप छाया क्षेत्र मैंने बता दिया, तो ये हमारा भूकंप छाया क्षेत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए एस तरंगों का भूकंप छाया क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये हमारा सबसे ज़्यादा जो भूकंप छाया क्षेत्र है वो एस तरंगों का है। इसके बाद हम बात करते हैं गुटेनबर्ग और रिक्टर है और गुटेनबर्ग है, इसने भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंप को तीन गुटेनबर्ग और रिक्टर है, इन्होंने 3 प्रकार के भूकंपों को माना है, भूकंपों के प्रकार, ठीक है, भूकंप के प्रकार 3 प्रकार के भूकंप को माना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भूकंप मापी यंत्र, भूकंप मापी यंत्र, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ है। और देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, एक तो होता है रिक्टर पैमाना, रिक्टर पैमाना होता है, और एक होता है मार्केली पैमाना। रिक्टर पैमाना होता है, इसमें 0 से लेकर 9 तक संख्याएं दी जाती है, और 1 के गुणा में 10 होता है। 1 की गुणा माने 0 से वो 1 पे जाएगा
तो 0 से 1 तक वो 10 गुना बढ़ोतरी होगा, फिर 1 पे जाएगा, फिर 1 से जब 2 पे जाएगा तो उसमें एक जो 0 से 1 पर आके रुका था उसकी 10 गुना बढ़ोतरी होगी, फिर वो 2 पे जाएगा, फिर वो 2 पे आके रुका है, जितनी तीव्रता रुकी है उसकी 10 गुना होगी, तब वो 3 पे जाएगी। तो 10 गुना की बढ़ोतरी करता है रिक्टर पैमाना। और मार्केली जो स्केल होता है वो 12 अंकों तक संख्या लिखी होती है, 12 होते हैं, तो उसके आधार पर होती है। आगे हम बात करते हैं भूकंप के जो है भूकंप के प्रकार। भूकंप के प्रकार देखिए, एक साधारण भूकंप होता है, एक मध्यम भूकंप होता है, एक विनाशकारी भूकंप होता है। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं गहराई के आधार पर। ठीक है, गहराई के आधार पर, गहराई के आधार पर भूकंप के प्रकार, गहराई के आधार पर भूकंप के प्रकार, गहराई के आधार पर। ठीक है, तो पहला आता है सबसे पहले साधारण भूकंप। साधारण भूकंप, साधारण भूकंप। दूसरा आएगा मध्यम भूकंप, मध्यम भूकंप। तीसरा आता है अधिक गहराई, अधिक गहराई वाले भूकंप। तो अधिक गहराई वाले भूकंप। देखिए साधारण जो भूकंप होते हैं, साधारण जो भूकंप होते हैं वो 0 से 50 किलोमीटर की गहराई तक आते हैं। 0 से 50 किलोमीटर की गहराई तक के जो भूकंप होते हैं वो साधारण भूकंप होते हैं। और अक्सर अपने देखिए नॉर्मल जो झटके होते हैं हमें महसूस होते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे साधारण भूकंप होते हैं इससे कोई ज़्यादा बड़ी हानि नहीं होती। फिर हम बात करते हैं 50 से 250 किलोमीटर तक जो भूकंप होते हैं वो हमारे मध्यम गति के भूकंप होते हैं। और 250 से आगे जितना भी होता है वो हमारे अधिक गहराई वाले भूकंप होते हैं। गहराई बढ़ती जाती है तो इसमें विनाश की लीला भी बढ़ती जाती है। आगे हम बात करते हैं, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि देखिए कि मैंने आपको बता दिया था कि वायुमंडल में रेडार गैस बढ़े तो आपको भूकंप के संकेत सामने आ रहे हैं। इसके बाद सबसे अधिक अंदर भूकंप मूल के कितने डिग्री कोण पे होता है? 90 डिग्री कोण पे होता है। इसके बाद आगे थोड़ा सा रह गया अपना और टॉपिक है जो देखिए समान भूकंप तीव्रता, समान भूकंप तीव्रता वाली लाइन, समान भूकंप तीव्रता समान भूकंप तीव्रता रेखा। समान माने दो जगह पर समान तीव्रता के भूकंप आ रहे हैं। और एक होता है समान एक ही समय में आने वाले भूकंप की रेखा। एक ही समय में आने वाले भूकंप की रेखा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? देखिए कहने का अर्थ क्या हो गया, समान तीव्रता की हमने ये एक भूकंप ये हमने यहां से शुरू किया कि 9 तीव्रता का कोई भूकंप था। 9 तीव्रता का भूकंप था, मान लो 9 तीव्रता का यहाँ भूकंप आया, दूसरा भूकंप 9 तीव्रता का यहाँ आया, तीसरा इस जगह आया, चौथा इस जगह आया, पांचवा इस जगह आया, छठा इस जगह आया, सातवां इस जगह आया। ये एक ही समान के 9 तीव्रता के भूकंप है। और इसके बीच में कोई और भी तीव्रता आई है लेकिन हमने 9 तीव्रता को माना है। तो ये जो हमारा ये जो बन रहा है ये जो बन रहा है ये हमारा समान तीव्रता वाले भूकंप की रेखा है। इसे हम कहेंगे आइसोसीस्मल। आइसोसीस्मल कहेंगे, आइसोसीस्मल। ये जो होती है आइसोसीस्मल, ये आइसोसीस्मल है। ये आइसोसीस्मल है, आइसोसीस्मल है। लेकिन एक ही समय में ये मान लो
बात है कि 1 बजे कोई भूकंप आया है, तो ये पहला 1 बजे यहाँ आया, 1 बजे, दूसरा इसी के साथ 1 बजे यहाँ आया था, 1 बजे, 1 बजे इसके साथ यहाँ भी आया था, 1 बजे यहाँ भी आया था, 1 बजे यहाँ भी आया था, ये सारे 1 बजे वाले हैं। तो ये हो गए हेमोसिस्मल, हेमोसिस्मल, हेमोसिस्मल माने एक ही समय के अंदर अगर भूकंप एक ही समय में एक ही स्थान पर आने वाले भूकंप को मिलाने वाली जो रेखा होती है हेमोसिस्मल होती है, हेमोसिस्मल। लेकिन एक ही समान तीव्रता माने एक ही तीव्रता के भूकंप अलग अलग जगह आए और उनको अपने मिलाएं तो वो होती है आइसोसिस्मल। इसी के साथ हमारा भूकंप जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके साथ हम आगे कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।